अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के बाद से ही जहां पर कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए थे और इसी के चलते ही पंजाब पुलिस अमृतपाल और उसके समर्थकों की पल पल की जानकारी रख रही थी और पल पल की खबर रखी जा रही थी। और इसी के चलते ही अमृतपाल ने जिस तरह से ऐलान किया था कि वो अपनी खालसा वहीर निकालेगा 19 तारीख से, और आज सुबह ही वो जिसी तरह से जलंधर के शाहपुर मलसिया गांव के पास पहुंचता है तो पंजाब पुलिस द्वारा उसको घेरा डाल लिया जाता है और घेरा डालने के बाद अमृतपाल के 6 समर्थकों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। और इसके बाद समर्थक जिसी तरह से अपना सोशल मीडिया के ऊपर लाइव होते हैं तो तुरंत ही अमृतपाल अपनी गाड़ी दौड़ाता हुआ मोगा की ओर जाता है, तो उसी का पीछा पंजाब पुलिस की जो गाड़ियां थी लगातार कर रही थी और इसी के चलते ही अमृतपाल को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा अभी पुष्टि नहीं की जा रही। और वहीं पर सारे पंजाब में कल 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जुट चुके हैं और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट कोलकाता से शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद साफ तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से समान दूरी बनाकर टीएमसी पार्टी चलेगी और जितने विपक्ष के सारे पार्टियों को एकजुट करने के लिए टीएमसी पार्टी जुट चुकी है। तो कह सकते हैं कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 तारीख को उड़ीसा जा रही है और वहां पे नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे और इसी महीने के अंत में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं कि कोलकाता से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट कर दी और सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर यहाँ पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की तैयारी कोलकाता से शुरू हो चुकी है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी दिल्ली पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी विधानसभा सत्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रही है। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि उनके विधायकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल में डालने की धमकी दी जा रही है दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि अगर आप बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो आपका हश्र मनीष सिसोदिया जैसा कर दिया जाएगा। आपको बता दें विधानसभा में कुल 70 सीटों में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास मात्र 8 विधायक हैं। लेकिन आरोप गंभीर लगाते हुए राघव चड्ढा ने यह कहा है कि जिस तरह से फोन टैपिंग के मामले हो या फिर शराब नीति घोटाला में मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है, उसी तरह से अब उनके विधायकों को भी धमकी दी जा रही है कि क्या बीजेपी इन तमाम दावों को लेकर अपना जवाब आम आदमी पार्टी को देती है या नहीं। कर्नल दीपक शर्मा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, जिसे भारत सरकार श्री अन्न के नाम से जानती है, उसके अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डाक टिकट और सिक्का जारी किया। दिल्ली के एक ग्लोबल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जिम्मेदारी है कि मिलेट्स अनाज को दुनिया के ग्लोबल मार्केट से जोड़े और जिसकी पोषक और पारंपरिक जिम्मेदारी से दुनिया को अवगत कराए। मिलेट्स यानी श्री अन्न उपभोक्ता, किसानों और पर्यावरण के लिए लाभकारी है। सरकार ये दावा कर रही है कि इस मिलेट अनाज के जरिए आने वाले वक्त में किसानों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन सवाल है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के मौके पर क्या किसानों की आय भी दुगनी करने का वादा सरकार निभाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम सुप्रीमो ओवैसी के पहुंचने से बिहार की सियासत अचानक गर्म हो गई है। ओवैसी अगले 2 दिनों तक सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों का न केवल दौरा करेंगे बल्कि उनकी सभाएं भी होगी और वो पदयात्रा भी करेंगे। ओवैसी ने बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। सीमांचल में एआईएमआईएम के जनाधार को पहली बार पता तब चला जब 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इसके
5 एमएलए चुने गए थे। बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके ओवैसी को सूट करते हैं। यही कारण है कि 2020 में पहली बार सीमांचल में ओवैसी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था, जिसमें ओवैसी को एक बड़ी कामयाबी भी मिली थी। अब 2024 के पहले ओवैसी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आज से गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आज अपने दौरे की शुरुआत महात्मा मंदिर गांधीनगर में आयोजित 39वें डेयरी सम्मेलन से की, जहां पर वो आज डेयरी सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल हुए। डेयरी सम्मेलन के बाद अमित शाह ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। गांधीनगर सिविल अस्पताल में निःशुल्क भोजन अभियान का शुभारंभ भी आज अमित शाह करवाएंगे। शाम को अमित शाह गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि अपने इस 2 दिन के दौरे के दौरान अमित शाह राज्य के बड़े नेताओं के साथ और शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी कर सकते हैं और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया जा सकता है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। विरोध के बीच मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का 2 दिन का दरबार लगने जा रहा है। जिस हिसाब से इस दिव्य दरबार का विरोध किया गया, उसको लेकर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। पुलिस की बात कर ले तो एडिशनल पुलिस की फोर्स को जो है तैनात किया गया है। इसके अलावा राइट कंट्रोल फोर्स की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जो हैं तैनात किए गए हैं और 1000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी लगाया गया है। दिव्य दरबार दर्शन की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस मैदान में लोगों के आने का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। इस बात का बाकायदा ध्यान रखा जाए कि इस दिव्य दरबार दर्शन से जो है किसी भी की भावनाएं जो हैं वो आहत न हो और किसी धर्म विशेष को लेकर कोई भी बयान ना दिया जाए। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअल बैठक हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बहाल करने पर चर्चा हुई। यह मुलाकात विजय दिवस के 1 दिन के बाद हुआ, जो 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत को याद दिलाता है। इस मुलाकात में कोविड-19 युग के बाद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ ही 1965 से पहले चलने वाले रेल नेटवर्क को फिर बहाल करने को लेकर चर्चा हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार उच्च स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। इसी के तहत साल 2019 के अक्टूबर महीने में बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने भारत का आधिकारिक दौरा किया था, तो वहीं पीएम मोदी ने मार्च 2020 में मुजीब बोरशो के ऐतिहासिक मौके पर एक वीडियो संदेश भी जारी किया। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक योजना के उद्घाटन से दोनों देशों को फायदा होगा। ये योजना 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में तबाह हो गया था। इस लिंक के बनने के बाद असम और बंगाल बांग्लादेश से जुड़ जाएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान खास बात यह है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यूनाइटेड नेशन के कार्यालय न्यूयॉर्क में इस दिवस यानी योग दिवस के मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की दूसरी खास बात यह है कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्टेट डिनर का आयोजन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते गहरा रहे हैं उसी का ये नतीजा है और पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत को केंद्र में रखकर कई नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिससे कि दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कुल 3 शहरों में जाएंगे। पहला पड़ाव वाशिंगटन होगा, जहां वो स्टेट डिनर में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 21 जून को न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है यूनाइटेड नेशन का, वहां पे योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों को भी वो अमेरिका में संबोधित करेंगे। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। तमिलनाडु हिंसा के मामले में फर्जी वीडियो डालने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज
बेतिया के जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले मनीष की गिरफ्तारी के लिए आर्थिक अपराध इकाई और बेतिया पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। आज ही सुबह से बेतिया पुलिस ने मनीष के पैतृक आवास के कूड़ की जब्ती की थी, जिस मामले में वो फरार था। के अलावा मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए तमिलनाडु की पुलिस भी बिहार में कई इलाकों में छापेमारी कर रही थी। आज जैसे ही उन्हें मनीष के आत्मसमर्पण की जानकारी मिली, वो पटना पहुंचे और उसके बाद मनीष को रिमांड पर लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मनीष कश्यप को फिलहाल बेतिया में रखा गया है, वहां के टाउन थाना में उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की खबर फैली, उसके सैकड़ों समर्थक जगदीशपुर थाना से लेकर बेतिया थाना सदर थाने तक पहुंच गए और जमकर नाराबाजी की। हालांकि पुलिस की सख्त व्यवस्था थी और इस बीच मनीष कश्यप को अलग अलग केसों में रिमांड पर लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेजा जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जिस पर 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्री का आरोप है, जो फिलहाल जेल में है और आज फिर एक बार कोर्ट में पेश हुआ, जहां उसने एक एप्लीकेशन, एक याचिका लगाई जज पर बायस होने के लिए, यानी जज ट्रांसफर को लेकर। यानी तस्वीर यही थी कि दूसरे जज पर ट्रांसफर करने के अपने मांग को लेकर वो पहुंचा था। हालांकि उसने ये आरोप लगाया कि जज बायस हैं पटियाला हाउस कोर्ट में। हालांकि कोर्ट ने इनकार कर दिया उसकी सुनवाई पर, और ये जिस तरीके से एक नाराजगी जाहिर करते हुए ये कोर्ट ने कहा है कि जब आप पर सब सही रहे तो आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन फटकार लगाए तो और कोई कोर्ट बायस है। कि न्यायिक हिरासत अब 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरीके का कारण जो 200 करोड़ की महाठगी के आरोप में जेल में है, तस्वीर यही है, कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरीके की याचिका लगाता रहता है। और यह कहा जाए कि अब अगली सुनवाई में क्या होगा, ये कोर्ट ही साफ करेगा। कैमसन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के रिश्वत देने के प्रयास के मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में उगाही की भी धारा दर्ज की है। कहा जा रहा है कि अमृता फडणवीस से 10 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की गई थी। शुक्रवार के दिन आरोपी महिला को मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश किया गया और इसी दौरान मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी महिला अनिष्का जयसिंघानी ने अमृता फडणवीस को पहले रिश्वत देने का प्रयास किया एक केस के सिलसिले में, और जब अमृता फडणवीस से इसे लेने से मना कर दिया और उसे मदद करने से मना कर दी, तो कुल 40 मैसेजेस अमृता फडणवीस के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से भेजे गए। प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि उद्धव ठाकरे गुट की समर्थक सांसद है, उन्होंने आरोप लगाया है, सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार कैसे अमृता फडणवीस को नहीं पता चला कि टॉप बुकी की बेटी उनकी दोस्त बन चुकी है। इसी के रिप्लाई में, रिस्पॉन्स में एक फोटो को वायरल किया गया सोशल मीडिया पर। इस फोटो में उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं अनिल जयसिंघानी के साथ। अनिल जयसिंघानी शिवसेना की सदस्यता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ग्रहण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अचल कुमार सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को नवरात्रों पर नया तोहफा दिया है। श्राइन बोर्ड की ओर से भवन में 5 मंजिला दुर्गा भवन का निर्माण किया गया है। इस दुर्गा भवन में करीब प्रतिदिन 2000 से 2500 श्रद्धालु आसानी से रुक सकेंगे और इस 5 मंजिला दुर्गा भवन में श्रद्धालुओं के रुकने, खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। अब जल्द ही श्रद्धालुओं को भवन पर एक और नई सौगात मिलने जा रही है, वो है स्काई वॉक। यानी स्काई वॉक की सुविधा भी भवन पर श्रद्धालुओं को जल्द मिलेगी। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की और बेहतर सुविधा के लिए कटरा से भवन तक रोपवे बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भवन में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और इस दुर्गा भवन को आज से श्रद्धालुओं के हवाले कर दिया। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, कटरा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने 19 नए जिले के गठन का ऐलान क्या कर दिया। अब इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां कांग्रेस इसे जनता के आवाज पर लिया गया एक बड़ा फैसला बता रही है। उसका यह कहना है कि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कानून व्यवस्था की हालत सुधरेगी। इसके अलावा लोगों को अपने जरूरी काम के लिए दूर दराज के इलाकों तक सफर करके नहीं जाना पड़ेगा और इससे कांग्रेस सबसे बेहतरीन कदम बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने एक साथ 19 जिलों का गठन करके राजस्थान को आर्थिक बदहाली की ओर धकेल दिया है।
इस साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अशोक गहलोत ने छोटे जिलों का गठन करके लोगों को खुश करने की कोशिश की है। कानून व्यवस्था का मुद्दा जिसे बीजेपी हमेशा से उठाती रही है, अशोक गहलोत की तरफ से छोटे जिले बनाकर यह कहा गया कि अब बेहतर कानून व्यवस्था हो सकेगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। में बीते 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ आंधी तूफान चल रहा है, ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ज्यादा असर देखने को मिला है जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में। इन तमाम एरिया में रहने वाले किसान बेहद ज्यादा दुखी हैं, बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि किसानों का कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत पर अब पानी फिर चुका है, क्योंकि उन्होंने बेहद ज्यादा मेहनत कर अपनी गेहूं की फसल उगाई थी, लेकिन बेमौसम हुई बरसात ने उनकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसानों ने कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमें उचित मुआवजा दे, ताकि हमने जो अपनी फसलों को उगाने के लिए बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, हम बैंकों के उस कर्ज को उतार पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, आरएसपुरा। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है, जिसकी वजह से यूपी के कई जनपदों में बिजली संकट पैदा हुआ है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि हड़ताल का कोई असर नहीं है। दरअसल यूपी में बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। इस बाबत कई बार ऊर्जा मंत्री और कर्मचारी नेताओं के बीच बैठक हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का दावा है कि कुल 1850 मेगावाट उत्पादन प्रभावित हुआ है। यही नहीं, उनका कहना है कि बिजली कर्मियों पर तोड़फोड़ का आरोप गलत है। शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल चल रही है। इस बीच अलग अलग निगमों में काम करने वाले 650 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ऊर्जा मंत्री का दावा है कि बिजली नुकसान करने वालों को खोज कर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक की है। बैठक के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री की तरफ से दावा किया गया है कि वो अभी भी कर्मचारियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।